हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मौर्यकाल। मौर्यकाल जैसा कि आप जानते हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 यानी 185 ईसा पूर्व तक चला था। इसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस या फिर DSSB या एनी अदर एग्जाम, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर 70 प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सम्राट अशोक का अन्य नाम क्या था? सम्राट अशोक का एक और नाम था, तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए अशोक प्रिय, बी देवनाम प्रिय, सी राजाधिराज या फिर डी विशाल देव। देवनाम प्रिय, अशोक का अदर नेम दूसरा नाम था देवनाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली एक लेखक थे जिन्होंने द प्रिंस लिखी, द प्रिंस एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वाणभट्ट का हर्षचरित या फिर डी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी राजनीति के बारे में वर्णन है और द प्रिंस में भी राजनीति के बारे में ही वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाइयों की हत्या करती थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। ए अशोक। अशोक ने कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुम्हरार नाम का कुआं था, ठीक है, कुम्हरार नाम के कुएं में उनको मारकर फेंक दिया था। ठीक है, तो अपने 99 भाइयों की हत्या की थी किसने? अशोक ने, राज सिंहासन पर बैठने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? ए देवी, बी पद्मावती, सी तिष्यरक्षिता या फिर डी कौरवा की। डी कौरवा की इसका आंसर रहेगा, अशोक की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? ए अर्धमागधी, बी शौरसेनी, सी मागधी या फिर डी अंगिका। अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए, ताकि एक जैसे रहें, कौन सी प्राकृत भाषा? प्राकृत भाषा का अर्थ है जो उस समय पर बोली जाने वाली भाषा थी, ताकि सभी लोग समझ सकें, वो थी अर्धमागधी। तो अर्धमागधी भाषा में उनके अभिलेख मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ए सुवर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन या फिर डी वैशाली। आंसर रहेगा बी तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? क्योंकि अशोक ही अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्रिय मानता था और अपने अभिलेखों में भी उन्होंने लिखवाया था। तो इसका आंसर रहेगा ए, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण या फिर डी कण्व वंश। सबसे पहला जो राजवंश है, जो सबसे बड़ा राजवंश रहा है, ठीक है, अखंड भारत की जिसने भी स्थापना की थी, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश ही सबसे पहला राजवंश रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो कि तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, तो इनके प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था, यानी किस धर्म को अपनाया था अशोक महान ने कलिंग विजय के बाद? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म।
तो आंसर रहेगा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में उन्होंने बहुत ही रक्तपात देखा था, और रक्तपात देखने के बाद उनका धर्म परिवर्तन करने का उनकी इच्छा हुई कि मैं दोबारा से इतना लोगों की हत्या नहीं देख सकता, तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए शूद्रक, बी उपगुप्त, सी चाणक्य, डी शुक्रक। आंसर रहेगा सी चाणक्य। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में मदद की थी किसने? चाणक्य ने, क्योंकि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि एक छोटा बच्चा था करीब 14-15 साल का, 14-15 साल के बच्चे को उन्होंने एक रणनीति सिखाई ताकि वो सेल्यूकस निकेटर को हरा सके और मौर्य वंश की स्थापना कर सके। तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए उन्होंने भारत को बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को सिलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। सांची जो है वो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। ठीक है, और जो सांची जो है वो है एमपी में, सांची का स्तूप, ठीक है, जो कि अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। आंसर रहेगा ए चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि प्रसिद्ध शासक जिसने जैन धर्म को अपनाया था, अशोक ने तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन ये याद रखना है कि आपको कि जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और अशोक ने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और अशोक के जो दादाजी थे ये इनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, या फिर डी बिंबिसार। मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन आई होप आपने बहुत से क्वेश्चंस आपको याद होंगे, पढ़े हुए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी 50 बार आया हुआ है, हजारों बार आया हुआ है। तो इसकी मुद्रा थी मौर्य साम्राज्य की पण। ठीक है, पण मौर्य साम्राज्य की मुद्रा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, और डी बिंदुसार। अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है, लेकिन ये तीनों मौर्य वंश के हैं। पहला शासक जो कि चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करवा के चंद्रगुप्त मौर्य को जितवा के उनको रणनीति सिखा के चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापना करवाई थी मौर्य वंश की। और सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे थे। और थर्ड नंबर पे कौन थे? अशोक। अशोक तीसरे नंबर पे थे, यानी कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के कौन हुए? पौत्र। ठीक है, पोते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं, कुणाल। ठीक है, इसका आंसर रहेगा कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी, अशोक के बाद जो नेक्स्ट आया था वो था कुणाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक था ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी भाष। इसका आंसर रहेगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए और ज्यादा लेकर आएं। और हमें टॉपिक बताइएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो हम उस पर बनाएंगे। और एक चीज और, आप इस वीडियो के साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर लगाइए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कितने नंबर आपके गेन हो रहे हैं और आपको अभी कितनी तैयारी की और आवश्यकता है।
इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको नोट करना है इस चीज को। अगर आप नोट करेंगे तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 19, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए, मौर्य जो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है उसमें किस बारे में लिखा गया है? ए, मौर्य एवं यूनानी सेनाओं के बीच संघर्ष के बारे में। बी, एक नंद राजकुमारी और एक यूनानी राजकुमारी के बीच प्रेम के बारे में। सी, दो अर्थशास्त्रियों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में। या फिर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार की षड्यंत्रकारी गतिविधियों के बारे में। डी ही रहेगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजदरबार में षड्यंत्रकारी गतिविधियां हो रही थी उसके बारे में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में लिखी है। एक तरीके से जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है उसमें भी राजनीति के बारे में लिखा है, ऐसे ही दरबार में षड्यंत्रों के बारे में किसने लिखा है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र। मालवा कहां पर है? मालवा है एमपी में। ठीक है, इन तीनों जगह पर किस शासक ने पहली बार जीत हासिल की थी? ठीक है, ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर रहने वाला है इसका डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत हासिल की थी मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राज्य तंत्र में समभाव की स्थापना की? सहिष्णुता, उदारता और करुणा, तीन विविध आधार इन्होंने रखे। ठीक है, किसने रखे राज्यतंत्र के? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह या फिर डी शिवाजी। तो आंसर रहने वाला है अशोक, क्योंकि सहिष्णुता, उदारता और करुणा अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। किसकी? बौद्ध धर्म में इन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी। तो धम्म की नीति में इन्होंने इन तीन चीजों को आधार बनाया था, सहिष्णुता, उदारता और करुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी कांधार, सी एरागुड़ी या फिर डी टोपरा। 22 का आंसर रहने वाला है बी कांधार। ठीक है, अशोक के शिलालेख कांधार में नहीं है। गिरनार, एरागुड़ी और टोपरा तीनों जगह पर अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है और कौटिल्य तीसरा नाम है इनका, चाणक्य, कौटिल्य और तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य और तीसरा है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये तीनों नाम बदल बदल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त किसका नाम था? चाणक्य का ही नाम था। अगर क्वेश्चन आ जाए कौटिल्य किसका नाम था, ऑप्शन दे देंगे 4 आपको, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य विष्णुगुप्त का नाम था। तो ये तीनों नाम किसके? कौटिल्य के ही हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अब इन तीनों के पैरेलल, यानी ये एक ही व्यक्ति है, इनके पैरेलल कौन था? ठीक है, कौन समकालीन था? अशोक, बी हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी समुद्रगुप्त। तो इनके पैरेलल समुद्रगुप्त थे, क्योंकि समुद्रगुप्त को ही इन्होंने रणनीति सिखाई थी और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद को ही हराकर, ठीक है, घनानंद को ही हराकर मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। घना, ये ना है, घनानंद। ठीक है, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। चलिए इसका ऑप्शन रहेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला या फिर डी उज्जैन। आंसर रहने वाला है इसका सी तक्षशिला। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी वृहत कथा। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, क्योंकि अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है, ठीक है, और इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, ठीक है, और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। कौन से ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है? ए भाष्य, बी मुद्रक, सी विशाखदत्त, डी अभिज्ञान। आंसर रहने वाला है सी विशाखदत्त। विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन अभी मैंने इससे पहले करवाया था अर्थशास्त्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन, अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों में ही चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य व्यवस्था, नीतियां, षड्यंत्रकारी नीतियां, इन सब के बारे में इनका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र जो कि किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें किया गया? ए दिव्यवदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। आंसर रहेगा इसका इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, उसका वर्णन इंडिका में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रमुख भाषा है। अशोक के शिलालेखों में भाषा है, ए संस्कृत है, बी प्राकृत, सी पाली या फिर डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में भाषा रहेगी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जो कि मैंने बता चुकी हूं। प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14 या फिर डी 15। 15 अधिकरणों में, ठीक है, 15 पार्टीशंस में ये डिवाइड है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। सप्तांग, ए राजा, देखिए इसमें ना सप्तांग, अर्थशास्त्र के टाइम पर सप्तांग का वर्णन किया गया है, और इस सप्तांग में क्या क्या वर्णित है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो राजा, ठीक है, जो कि पूरे राज्य पर शासन करेगा, सबसे पहले नंबर पे आता है सप्तांग में राजा। दूसरे नंबर पे आता है अमात्य, ठीक है, राजा के बाद अमात्य। अमात्य माने होता है मंत्री, जो कि राजा के अंडर में उसका पूरे कामकाज देखता है। उसके बाद आता है जनपद। जनपद यानी राज्य, जहां पर पूरी जनता निवास करती है, ठीक है, राजा, अमात्य, जनपद, ये जनपद तीसरा है। चौथे नंबर पे आता है दुर्ग। दुर्ग माने होता है किला, ठीक है, जहां से अपने राज्य के ऊपर कोई आक्रमण ना करे, पूरी देखरेख वहां से की जाती है, दुर्ग। दुर्ग के बाद आता है कोष, ठीक है, कोष। कोष यानी होता है खजाना, कर, टैक्स, जो कलेक्ट किया जाता है अपने राज्य को चलाने के लिए। उसके बाद आता है दंड, ठीक है, दंड यानी शासन व्यवस्था, ठीक है, किस प्रकार से वो शासन व्यवस्था चला रहे हैं। दंड के बाद है मित्र। मित्र यानी मित्र देश भी हो सकते हैं, मित्र राज्य, ठीक है। तो ये 7 सप्तांग जो है वर्णन है, ठीक है, वर्णित है अर्थशास्त्र में। तो पहले नंबर पे राजा, आपको ये सीक्वेंस में याद करने, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ठीक है, इस तरीके से ये याद करने। तो ये सप्तांग में कौन से शामिल थे? ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोष, बी संगीत, नृत्य, राग, मलय, युद्ध। देखिए आगे के तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, देखिए आप खुद से पढ़ के, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ए रहेगा, ठीक है, राजा, क्षेत्र, ये रहा राजा, ठीक है, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, ये रहा कोष, ठीक है, प्रशासन, प्रशासन आ गया यानी अमात्य, ठीक है, कोष ये रहा, ठीक है, और क्षेत्र यानी कि जनपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, अशोक का समकालीन तुर्मे का राजा कौन था? तुर्मे एक जगह का नाम है, वहां का राजा कौन था? ए मिस्र, बी तुर्मे राजा का नाम है, ठीक है, वो कहां का था? मिस्र, डेरियस, सेल्यूसिडिया या फिर डी सीरिया।
तो तुर्मे जो था वो मिस्र का शासक था, जो कि अशोक का समकालीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसके शासनकाल में डाइमेक्स या डाइमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, या फिर डी कनिष्क। आंसर रहने वाला है बी बिंदुसार। ठीक है, डाइमेक्स जो था वो बिंदुसार किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे। ठीक है, तो ये बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेक्स भारत आया था। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। देखिए, आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि डाइमेक्स कौन था, ये आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। डाइमेक्स कौन था? ठीक है, डाइमेक्स कौन था? आप इसको खुद से देखेंगे, सर्च करेंगे, लिखेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए ये मैं आपको बता भी सकती हूँ, पर मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि डाइमेक्स कौन था। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ए गुर्जरा, बी अहरौरा, सी मास्की, या फिर डी ए और सी। देखिए, गुर्जरा और मास्की ये अभिलेख हैं। गुर्जरा और मास्की में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में भेजा था। किसको भेजा था श्रीलंका में? ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों, डी महारक्षित। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका में भेजा था अपने धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जो कि उनके बेटे और बेटी थे। महेंद्र उनके बेटे थे अशोक के, और संघमित्रा बेटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता का मतलब क्या है? ए एक देवी, बी एक धार्मिक संस्था, सी कृषि भूमि, या फिर डी उपजाऊ भूमि। तो इसका आंसर रहेगा सी कृषि भूमि। मौर्य काल में सीता का अर्थ है कृषि भूमि। ठीक है, कृषि भूमि, वो कृषि भूमि जिससे टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, अगर टैक्स वर्ड भी आ जाएगा तो भी आपको सीता का मतलब ये टैक्स लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण, या फिर डी वस्त्र। तो इसका आंसर रहने वाला है ए स्तंभ। ठीक है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना आपने ये देखा भी होगा, अशोक स्तंभ, या स्तंभ से वर्णन मतलब है कि अशोक स्तंभ। ठीक है, जिसमें 4 शेर मिलते हैं। ठीक है, 4 सिंह का मुंह है। ठीक है, और एक अशोक चक्र है। ठीक है, जो हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, 4 सिंह और एक चक्र। ठीक है, जो कि अशोक चक्र है। तो स्तंभ का वर्णन कहां से मिलता है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो कि मौर्य काल से मिलता है, स्तंभ का वर्णन अशोक के काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी वृद्धरथ। तो इसका आंसर रहेगा ए, श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक के अशोक ने की थी। ठीक है, मौर्य काल के जो अशोक थे उन्होंने की थी श्रीनगर की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अर्थशास्त्र सेकंड, या फिर डी वृहत कथा मंजरी। आंसर रहेगा ए, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ए नागार्जुन, बी बिंदुसार, सी उपगुप्त, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी, अपने राज्याभिषेक होने के चौथे वर्ष में। ठीक है, राज्याभिषेक अशोक का कब हुआ था? 268 या फिर 269 ईसा पूर्व। ठीक है, 269 ईसा पूर्व, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 268 या 269 ईसा पूर्व में। तो उसके चौथे वर्ष में, चौथे साल के बाद, ठीक है, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। और वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? उपगुप्त वो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को प्रभावित किया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बोला था? पोलीब्रोथा, ये वाक्य पैर में रहा है। ठीक है, पोलीब्रोथा कौन बोलता था पाटलिपुत्र को? ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी प्लूटार्क, या फिर डी एरियन। तो आंसर रहेगा ए मेगास्थनीज। ठीक है, पोलीब्रोथा बोलता था पाटलिपुत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये कलिंग युद्ध की विजय के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से शिलालेख में मिलता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से शिलालेख में मिलता है? ए शिलालेख फर्स्ट, सेकंड, 12 या 13? 13 में मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? 261 बीसी में। ठीक है, 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक के, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी हेमू? तो इसका आंसर रहेगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये आपको याद रखना है, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ठीक है, तो बदले में उनकी बेटी से उन्होंने शादी की थी। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, और मेगास्थनीज ने ही कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, आपको ये याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आए हुए क्वेश्चन है। सभी देखिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ए 352 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 173 ईसा पूर्व में, डी 261 ईसा पूर्व में? तो 305 में पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से हेलेना से उन्होंने इसको पराजित करके शादी भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के सीधे संपर्क में रहता था ये राजा। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर डी बिंदुसार? अशोक। ठीक है, देखिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप इसको स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, ताकि आपकी टाइम की भी बचत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर रहेगा सी। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और फिर उसके बाद कम से कम उस समय पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने मार दिया था युद्ध में, और उस युद्ध को रक्तपात को देखकर इन्हें बहुत ग्लानि हुई, और फिर उसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। इसीलिए इनको अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसने इतनी हत्या रक्तपात करने के बाद अपने आप को युद्ध से दूर रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत या ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या फिर डी इनमें से कोई नहीं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू? तो आंसर रहने वाला है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ए कौटिल्य द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी बृहद्रथ? बृहद्रथ की हत्या करके, ये था बृहद्रथ जो था वो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। ठीक है, ये याद रखना है, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। अंतिम शासक। ठीक है, तो ये था मौर्य वंश का अंतिम शासक।
ठीक है, वृहद्रथ। इसकी हत्या करके, याद रखना है आपको, ये लाइन रट लीजिएगा, वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, जो आपको एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें आपको शासकों के सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं माउस से लिख रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो इसलिए। ठीक है, न, हशिन। एक मिनट, ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाई थी। हशिन, म शु क, मशुक, हशिन मशुक सा। ये है ट्रिक। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये है सीक्वेंस है, इस ट्रिक में शासकों का सीक्वेंस है। ठीक है, कौन से शासक पहले थे, कौन से बाद में। तो देखो, ह से है हर्यक वंश। ठीक है, ह से हर्यक वंश का शासन आया था सबसे पहले। ठीक है, हर्यक वंश में वही पितृहंता वंश, ठीक है, अजातशत्रु, उदयन वगैरह। ठीक है, स से शिशुनाग वंश, कालाशोक वगैरह जो आए थे। ठीक है, स से शिशु, क्योंकि जगह कम पड़ने वाली है, शिशु नाग। ठीक है, वंश में नीचे नहीं लिख देती हूँ। ठीक है, शिशुनाग वंश। और ना से है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए। ह से हर्यक वंश। ठीक है, यहाँ वंश यहाँ पे भी नीचे लिख देती हूँ। ठीक है गाइस, समझ जाना, थोड़ा सा माउस से ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है क्योंकि मेरे पास आईपैड नहीं है। तो ह से हर्यक वंश, हशिन। ठीक है, स से शिशुनाग वंश, ये रहा, और ना से नंद वंश। ये 3 वंश हो गए। अब माँ से है मौर्य वंश। ऊपर लिख रही हूं मैं, माँ से मौर्य वंश। ठीक है, ये सीक्वेंस है। इस तरीके से आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा और आप सीक्वेंस पता रख सकते हो। जैसे ना से नंद वंश था तो इसके घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश ने, ये रहा, इसके जस्ट बाद है ना मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और शु से शुंग वंश, जो कि मैंने अभी बताया था, पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या करी थी। ठीक है, वृहद्रथ कौन था? अंतिम शासक था किसका? मौर्य वंश का। ठीक है, तो स से शुंग वंश। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए इसको समझने में तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। शुंग, ठीक है, शुंग वंश। और का से बताती हूं मैं अभी, शुंग वंश। क से है कण्व वंश। क से है कण्व, कण्व वंश। ठीक है, इसके बाद आएगा मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आएगा, फिर कण्व वंश आएगा। हम पढ़ेंगे इसको आगे, पूरी सीरीज चल रही है ये। ठीक है, स से सातवाहन वंश। ठीक है, स से सातवाहन वंश। तो ये है ट्रिक इसको याद करने की। ठीक है, सातवाहन वंश। ठीक है, ह से हशिन मशुक सा, आपको ये याद करना है, हशिन मशुक सा। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। ठीक है, इसके बाद का मैं आगे बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस ट्रिक को आप याद कर लेना, इससे पूरे वंशों का क्रम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी? ए जॉन टावर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी चार्ल्स विल्किंस, डी मैक्स मूलर। बी जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52। मौर्य काल में एग्नोमाई किसे कहा जाता था? ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग अधिकारी, डी नगर पालिका अधिकारी। तो 52 का आंसर रहने वाला है बी, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्नोमाई कहा जाता था, एग्नोमाई कहा जाता था। 53। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए गुण पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, या फिर डी खोजी। तो गुण पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
किस यूनानी शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुसार चलने वाला घोषित किया? ठीक है, मतलब अशोक के आदेशों पर चलने वाला जो सम्राट था वो कौन था? ए मेगास्थनीज, बी एंटियोक्स, सी तिस या फिर डी राणाग्रिस। आंसर रहने वाला है तिस। तिस ने ये डिक्लेयर किया था कि मैं अशोक के आदेशों के अनुसार चलने वाला शासक हूं। 55 क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और इनके पौत्र अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये किसमें उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जैन धर्म अपनाया था? ए पूर्व, बी परिशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। ये एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, जिसको पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ये होता था आषाढ़ वर्ष, आषाढ़ के महीने में, ठीक है, यानी जुलाई के महीने में उनका राजकोषीय वर्ष जो हमारा होता है अप्रैल के महीने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया था? दक्षिण भारत की कुछ जातियों का उल्लेख इनके शिलालेखों में मिलता है, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? इसमें मैं आपको बता दूं, एक तो चोल है, पांडे है, ठीक है, चोल पांडे, केरल पुत्र है, ठीक है, और इसमें रहेगा आपका एक और है सत्यपुत्र, ठीक है, चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। इन चार जातियों का उल्लेख, दक्षिण भारत की जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक का सर्वाधिक लोकप्रिय शिलालेख है? ए शाहबाजगढ़ी, बी 13वां शिलालेख, सी मास्की या फिर डी गिरनार। 13th शिलालेख बहुत ही फेमस है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में और उनके धर्म परिवर्तन के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 किस अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी नाम पाया गया है? ए ब्रह्मगिरी में, बी निट्टूर में, सी मास्की में। तो इसका आंसर रहेगा मास्की अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी यानी देवों का प्रिय, ठीक है, उन्होंने कहा था अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, अहरोरा, मास्की। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ए और सी इसका आंसर है। गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज की पुस्तिका कौन सी है? इंडिका है पुस्तक, ठीक है। इसमें इन्होंने 7 वर्गों में बांटा है भारतीय समाज को, भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का धार्मिक अधिकारी था? ए धर्म महामात्र, बी युक्त, सी प्रतिवेदक, डी महापात्र। तो अशोक के धार्मिक अधिकारी को, जो धर्म का काम करता था, उसको क्या कहा जाता था? धर्म महामात्र, ठीक है, कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अशोक के पुत्र महेंद्र का उल्लेख मिलता है? अशोक के पुत्र महेंद्र के बारे में पता चलता है। अशोकावदान, दीपवंश, महावंश या दिव्यावदान। तो इसको महावंश में पता चलता है, ठीक है। तो दीपवंश और महावंश जो है सिंगली यानी श्रीलंका की अनुश्रुतियां हैं, ठीक है, वहां की पुस्तकें हैं। तो महावंश में महेंद्र के बारे में पता चलता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। तो इसका आंसर रहेगा सी, बिंदुसार ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बाकी बिहार, अफगानिस्तान और कलिंग, यहाँ से उनके शिलालेख मिले हैं, तो पता चलता है कि यहाँ तक उनका विस्तार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? देखिए पाटलिपुत्र को ना सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था उदयन ने, ठीक है, उदयन जो कि हर्यक वंश यानी पितृहंता वंश जो था, हर्यक वंश,
उसका एक शासक था उदयन, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, उसमें से किसने अपनी राजधानी बनाया, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया, लेकिन फर्स्ट शासक कौन था, उदयन था, ठीक है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा इसका आंसर अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल ईंटों, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, किसका बना था, तो चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी सुवर्णगिरी या फिर डी तोसली। तो अशोक था तक्षशिला का गवर्नर, ठीक है। तक्षशिला के आचार्य कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, गुरु, उनके रणनीति सिखाने वाले, उनके गुरु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, प्रथम कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, पांचवा शिलालेख या फिर बराबर की गुफाएं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा प्रथम कलिंग शिलालेख। तो कौन से शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है सारी प्रजा मेरी संतान है, ये बहुत बड़ा कोट है अशोक का, ठीक है, सारी प्रजा मेरी संतान है। तो पहले शिलालेख में उन्होंने ये घोषणा की है। चलिए पूरे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही यूजफुल रहेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।